हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है आईसीआर टेक्नीशियन की एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और हमने अभी तक जो है 25 सेट्स को कवर किया है। तो आज की जो हमारा सेट रहेगा 26 सेट, इसमें हम जो है एक्चुअली बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए एग्ज़ाम डेट आपकी काफ़ी नज़दीक आ गई है। तो ज़्यादा डिटेल में हम कोशिश नहीं करेंगे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। बट हम कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कवर कर सकते हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो वन लाइनर सीरीज में पार्ट में जो है आज का पहला लेक्चर रहेगा। ठीक है, और उसी का कंटिन्यूएशन है प्रैक्टिस नंबर 26। ठीक है, इसमें हम इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन। देखिए अभी फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात हुई, तो पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था? 13 मई 1952 के अंदर। ठीक है, उससे पहले क्या चल रही थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो पार्ट चल रहा था। बट जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो हुआ था 13 मई 1952 के अंतर्गत। इसमें जो लोकसभा की सीट्स थी, टोटल लोकसभा की जो सीट्स थी वो कितनी थी? 489 सीट्स थी। ठीक है, और एट प्रेजेंट की हम बात करें आज की डेट में, जो लोकसभा की सीट्स हैं कितनी है? वो 545 है। ठीक है, जिसमें इलेक्शन जो होता है वो 543 सीट्स पर होता है और बाकी जो दो सीट हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है, बट टोटली हम 545 और जो वोटिंग होती है वो 543 सीट्स पर की जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई लोकसभा की। और राज्यसभा की हम बात करें तो 245 सीट्स जो है किसके लिए हैं? राज्यसभा के लिए। नो नो सॉरी, नॉट 245, 250 सीट्स जो है वो किसके लिए होती हैं? कितनी सीटें हैं? ये है राज्यसभा के लिए। और इसमें भी 12 सीट्स पर जो होता है नॉमिनेशन होता है, और वो नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो इलेक्शन होता है राज्यसभा में वो कितनी सीट्स पर होता है? 238 सीट्स पर इलेक्शन देखने को मिलता है। और ये इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और लोकसभा का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जब ये पहली लोकसभा का इलेक्शन हुआ था इस टाइम पर जो नंबर ऑफ वोटर्स थे, जो जिनको अधिकार दिया गया कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो फिगर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7.3 करोड़ CR। ठीक है, 17.3 करोड़ लोगों को ये अधिकार मिला था कि वो वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो एट प्रेजेंट हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा, 17th लोकसभा चल रही है। वो लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? कितनी स्ट्रेंथ थी? 489। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लेड बाय राइबोसोम इन द सेल। सेल के अंदर राइबोसोम जो है वो क्या काम करता है? ये काम करता है आपका सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस का काम जो है मेनली वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राइबोसोम जो है बेसिकली प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है। ठीक है, और उसी को सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है? राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है सेल के अंदर मेनली काम रहता है राइबोसोम का। ठीक है, और जो राइबोसोम जो है ये एक्चुअली क्या बताते हैं? अमीनो एसिड्स। इसके अंदर एक और चीज़ आती है अमीनो एसिड्स। ठीक है, और ये अमीनो एसिड्स जो है वो क्या कहलाते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है किसके? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं ये अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो राइबोसोम का मेनली काम क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द कॉटन क्लॉथ वॉर्न या वियर, वियर जो पहनते हैं हम, ठीक है, मतलब जो वियर होता है, वियर, ठीक है, क्लॉथ पहनने के जो तरीका होता है वियर, है ना, उसकी एक थर्ड फॉर्म है वॉर्न बाय इंडियंस हैड अ ब्राइटर। जो भारतीय लोग हैं वो जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वो ब्राइटर वाइट कलर के, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं रादर देन कॉटन फाउंड इन एल्सवेयर। मतलब देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर क्या है, या पर्शियन कंट्रीज है वहाँ पर जो है जो क्लॉथ्स पहने जाते हैं वो डार्क कलर के पहने जाते हैं, और इंडिया में ये लाइट कलर के, ब्राइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं, जनरली वाइट कलर के। ठीक है, तो इस तरीके के जो रिकॉर्ड है, इस वाली ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये किसने दी थी? किस हिस्टोरियन ने दी थी? ये दी थी मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज। ठीक है, और मैगस्थनीज कौन है?
ये जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर के दरबार में ये एम्बेसडर है, राजदूत का काम, राजदूत था सेल्यूकस निकेटर के दरबार में मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम था इंडिका। इंडिका नाम की जो बुक है वो मेगास्थनीज ने लिखी है, जिसमें उसने इंडिया के बारे में जो है डिटेल वर्णन किया है। ठीक है। और जो मेगास्थनीज है ये इंडिया कब आया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित जो राजा हैं, ठीक है, उनके टाइम पर ये भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। देखिए नेफ्रॉन जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट किसका है? किडनी का। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? वो किडनी। ठीक है। और नेफ्रॉन जो है ये किस चीज़ से बना होता है? ये कंसिस्ट करता है ग्लूकोमस एंड रीनल ट्यूबल्स ट्यूबल्स। ठीक है, रीनल ट्यूबल्स और ग्लूकोमस से बना होता है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन किसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? किडनी का। क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं इसी में, फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। बिना सप्लीमेंटल मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह यूज़ करके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, तो कोई भी ऐसा कोई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की बगैर माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था, ये पूछा गया है। तो वो थे, दो लोग थे ये बेसिकली, उनका नाम है नॉट एम रिनहोल्ड रिनहोल्ड मेसनर और दूसरा पीटर हेबेलर। ठीक है, पीटर हेबेलर और रेनहोल्ड मेसनर। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े बिना किसी भी सप्लीमेंट्री ऑफ ऑक्सीजन के। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 848 मीटर की है। ठीक है, ये सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये कहाँ पर से चोटी है? तिब्बत के अंदर। ठीक है, क्लियर। फिर हम बात करें आगे नेक्स्ट पार्ट की, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रेंज ऑफ मासेस इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें जैसे नैनोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है, एक्चुअली मास है तो मीन्स नैनोग्राम या इस तरीके से किलोग्राम, ये टन, मेट्रिक टन, ये जो यूनिट्स यूज़ की जाती हैं। तो अगर जो हम इसको एक रेंज में डिफाइन करें तो वो क्या रेंज है ये पूछा गया है। तो रेंज होती है 10⁻⁻30 kg, -30 kg है। ठीक है, नेगेटिव में जा रहा है। नंबर सिस्टम में ये नंबर लाइन आप बात करते हैं तो -30 kg इज अ मिनिमम वन टू 10⁻55 kg। ठीक है, ये रेंज है बेसिकली। ठीक, ये जो -30 वाली वैल्यू है ये किसके लिए आती है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मास के लिए। और ये जो 10⁻55 kg की बात कर रहे हैं ये होता है बेसिकली अननोन, कोई यूनिवर्स का कोई बहुत बड़ा मटेरियल है या आपका छोटा सा प्लैनेट जैसा है। ठीक है, प्लैनेट इन द सेंस कि मतलब कोई बहुत बड़ा टुकड़ा है, मीटेरॉइड है, उसके वेट के बारे में हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रेंज 10⁻⁻30 टू 10⁻55 kg। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये कहाँ से आया था? इब्न बतूता ये आया था मोरक्को से, मोरक्को से आया था। ठीक है, मोरक्को से आया था। और किसके टाइम पर आया था? जो मुस्लिम रूलर था इस टाइम पर इंडिया के अंदर वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक के टाइम पर ये इंडिया आया था। ठीक है, और इसने एक जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये जो क्या नाम है, इब्न बतूता है। इब्न बतूता का जो एक्चुअल नाम है वो मोहम्मद मोहम्मद इब्न बतूता इसका एक्चुअल नाम है। और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रहीला। रहीला रहीला नाम की जो बुक है वो किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। क्लियर है। और ये मोरक्को से कब आया था इंडिया? ये आया था 1334 के अंदर। ठीक है, 1334 के दौरान ये भारत आया था। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की, जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। जो जियोसेंट्रिक मॉडल है सोलर सिस्टम को स्टडी करने का, ये किसने दिया था? ये दिया था पॉटलमैनी या टॉलमेई कह लीजिए, टॉलमेई अलेक्जेंडर। ठीक है, टॉलमेई अलेक्जेंडर ने ये मॉडल है जो जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम को स्टडी करने का, ये इन्होंने दिया था। और ये कौन है? ये बेसिकली है ग्रीक एस्ट्रोनॉट।
एस्ट्रोलॉजर है बेसिकली, खगोल शास्त्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैराइन ऑर्गेनाइजेशन IMO, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? लंदन के अंदर, लंदन UK, यूनाइटेड किंगडम, लंदन के अंदर। और लंदन के अंदर और किसके किसके हेडक्वार्टर्स हैं आपको देखने को मिलते हैं? लंदन के अंदर आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कॉमनवेल्थ के हेडक्वार्टर्स भी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? लंदन के अंदर, जो कैपिटल है किसकी? यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। और जो ये है आपका इंटरनेशनल मैराइन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, UNESC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक काउंसिल, सॉरी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इसका पार्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपा? प्रिंसिपा एक बुक है जिसके ऑथर कौन है? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, ये वही न्यूटन है जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन के कई जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सब के बारे में बात करी, ये वही है। आइजैक न्यूटन की जो बुक है वो प्रिंसिपा नाम की एक बुक है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर या उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बेसिकली, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्सदाग इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ कंट्री? जो ये रिक्सदाग है, ये स्वीडन की जो पार्लियामेंट है, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसकी उसका नाम है, ठीक है। और स्वीडन की जो कैपिटल है वो क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? इंडियन रिवॉल्यूशन की जो मदर है, एक्चुअली हमने कई सारे क्वेश्चंस में देखा है कि फादर ऑफ पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, तो वो कौन है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन है, आपने नाम सुना होगा ये, मैडम कामा। मैडम कामा, ये कौन सी? बीकाजी कामा, जो मैडम कामा जो हैं वो है इंडियन रिवॉल्यूशन मदर की, ठीक है। और इनके जो हस्बैंड है उनका नाम क्या है? रुस्तम कामा। रुस्तम कामा, ही इज द हस्बैंड ऑफ मैडम बीकाजी कामा। क्लियर? उन्हें कहते हैं मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल कॉजेज ब्राइट रेड कलर इन द क्रैकर। देखिए क्रैकर मतलब जो पटाखे वगैरह होते हैं, जब वो जलते हैं तो उसमें जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये पूछा गया। तो रेड कलर जो होता है वो होता है बेसिकली, क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की वजह से जो है रेड कलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ और कलर कॉम्बिनेशन की भी हम बात कर लें, तो अगर जो कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से कौन सा कलर देखने को मिलता है? ऑरेंज, ऑरेंज कलर देखने को मिलता है। और अगर जो सोडियम नाइट्रेट नाइट्रेट है तो उसकी वजह से येलो कलर देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करें हम साथ में जो बेरियम है, अगर जो बेरियम प्रेजेंट है, बेरियम, बेरियम की वजह से ग्रीन कलर देखने को मिलता है, ठीक है। और एक है कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसकी वजह से कौन सा कलर देखने को मिलता है? ब्लू, क्योंकि देखिए कॉपर जो है वो बेसिकली ब्लूइश इन कलर होता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच राइटर ऑफ द धर्मशास्त्र डिसअप्रूव द प्रैक्टिस ऑफ सती डिक्लेरेशन एक्ट एज एन सुसाइड, ठीक है। जो डिसअप्रूव करते थे, मतलब सहमत नहीं थे, धर्मशास्त्री जो थे, वो सती प्रथा की एक सुसाइड का कोई एक्ट है, वो कौन थे? ये थे मेधा मेधा तिथि, ठीक है, मेधा तिथि, ठीक है, मेधा तिथि नाम था इनका। और ये जो है इनका, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने फेमस कम्युनिकेटर हैं। और इनके बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? इनके बारे में जानकारी जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति स्मृति, उसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? ये जो संस्थान है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, ये शुरुआत हुई थी इसकी 1957 के अंदर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये क्या करती है एक्चुअली, जो पर्वतारोही हैं, जो माउंटेनिंग करते हैं, माउंटेन्स में क्लाइंब करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, और जो उनके लिए जो कोर्सेज हैं उस तरीके का सिखाती है, ठीक है, ये फाउंडेशन। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायन टेल्ड मकेउक इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये पूछा गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट पे देखने को मिला है बेसिकली, कहाँ? केरला के रीजन में।
जो आपका केरला वाला जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिले हैं लायन टेल्ड मकाओ। एक्चुअली ये है क्या चीज़, ये होते हैं लंगूर्स। जो लंगूर है बंदरों की एक प्रजाति है, जो डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे लंगूर किन्हें कहते हैं। तो ये लंगूरों की अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, काफ़ी जनवरी के मंथ में काफ़ी न्यूज़ में था, ये स्पीसीज़ देखने को मिली है। ठीक है, और इनका एक और नाम भी है वंडर वंडर वंडरू वंडरू नाम से भी इन्हें जाना जाता है, लॉयन टेल्ड मकाओ को। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि जो आपकी कलर्ड ग्लास अपीयर्स वाइट व्हेन क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर। जो कलर ग्लास है ग्लास है आपका, कांच है जो कलरफुल है, जैसे ब्लैक है, ब्लू है, इस तरह के जो कलरफुल ग्लासेस होते हैं उनको अगर जो क्रश कर दिया जाए, फाइन पाउडर बना दिया जाए, तो वाइट हो जाते हैं वो किसकी वजह से होता है ये पूछा गया है। ये होता है स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से इस तरीके का फेनोमेना देखने को मिलता है। देखिए इसमें क्या होता है कि स्कैटरिंग में क्या है, जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है एब्जॉर्ब हुए बिना। क्योंकि देखिए प्लेन अगर जो ग्लास है तो उसमें कोई लाइट एब्जॉर्ब होगी, कुछ पार्ट और कुछ पार्ट फिर रिफ्लेक्ट होगा या आगे जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा। तो जो स्कैटर्ड पार्ट है, मतलब टूटा पाउडर्ड फॉर्म है, पाउडर्ड फॉर्म में जब लाइट पड़ती है तो वो क्या करती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, और एब्जॉर्ब ना होने की वजह से वो फैल जाती है। जब वो फैल जाएगी तो वो क्या है, वाइटिश कलर में वो नजर आती है देखने में। ठीक है, स्कैटरिंग इज द फेनोमेना बिहाइंड दिस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द गौतम बुद्ध सन। गौतम बुद्ध जो भगवान थे उनका जो बेटा है उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो उसका नाम है राहुल्या, राहुलिया। ठीक है, राहुल, राहुल कह लीजिए, बेसिकली राहुला या राहुलिया इस तरीके का कुछ नाम है उसका। और जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुम्बिनी नेपाल के अंदर। ठीक है, और इन्होंने, इनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, वो कहाँ हुआ, बोध गया, बोध गया बिहार के अंदर। ठीक है, और इन्होंने पहला जो सरमन दिया था, उपदेश दिया था, वो दिया था सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी के पास में एक जगह है। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी तो वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर के पास में कुशीनगर, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल रूलर हैज़ हायर नंबर ऑफ हिंदू मनसबदार। ठीक है, कौन सा वो मुगल रूलर था जिसके दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार, मनसबदार एक्चुअली पोस्ट हुआ करती थी, तो वो किसके दरबार में थे, वो तो अकबर, जो बादशाह अकबर थे उसके दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार देखने को मिले हैं। ठीक है, और अकबर का जो कार्यकाल था वो लगभग 1556 से लेके 1605। ठीक है, जब तक ब्रिटिशर्स आए लगभग उस ड्यूरेशन तक इसका कार्यकाल लगभग चला। ठीक है, और अकबर जो है ये किसका बेटा था, ये था हुमायूं का बेटा, हुमायूं, हुमायूं का बेटा था कौन, अकबर। क्लियर, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, CFMTTI। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आपका लोकेटेड है। यह आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, और एमपी में कहाँ पर एक जगह है, बुधिनी, बुधिनी, बुधिनी नाम की जगह पर ये आपका सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका लोकेटेड है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पटानी सेकंड, पटानिया सेकंड। ठीक है, पटानिया सेकंड वाज द विच वाज बीन टेस्टेड ऑन पैसिफिक ओशन फ्लोर, पैसिफिक ओशन फ्लोर पे जो पटानिया सेकंड टेस्ट हुआ, ये बेसिकली है क्या चीज़ पटानिया सेकंड। ये आपका बेसिकली एक तरीके का माइनिंग रोबोट है, माइनिंग रोबोट, रोबोट का प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप। देखिए प्रोटोटाइप क्या होता है, बेसिकली प्रोटोटाइप जो आप एक्चुअल कोई भी प्रोडक्ट आपका मार्केट में जब लॉन्च होता है तो उसका एज अ सिंबल या उसके जैसा बिल्कुल ही सेम चीज़ का, सेम कॉन्फ़िगरेशन का, बट इन स्मॉलर साइज में। ठीक है, उसको निकाला जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस पर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो माइनिंग के लिए एक रोबोटिक प्रोटोटाइप है। ठीक है, और इसका वजन जो है वो कितना है, 25 टन का, 25 टन का है। ठीक है, और जिसे टेस्ट किया जा रहा है पैसिफिक ओशनिक फ्लोर पे। इसको बनाया किसने है, ठीक है, इसे बनाने वाला टेस्टेड किया जा रहा है ग्लोबल सी मिनरल रिसोर्स के द्वारा इसको किया जा रहा है, पटानी सेकंड। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेमचिक नेमपुक, नेमचिक नेमपुक इन इंडिया इज़ अ फेमस फॉर। देखिए ये बेसिकली
कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिलता है। और ये फेमस है किस चीज़ के लिए? कोल फील्ड के लिए, कोल फील्ड माइनिंग के लिए आपका फेमस है, कोल फील्ड माइनिंग के लिए। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर हम बात करें अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस इन, ये एक्चुअली एक अवार्ड है, जैसे हमारे देश का होता है ना भारत रत्न, तो ये अवार्ड है, दिया जाता है। और ये किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? ये पूछा गया। ये दिया जाता है जापान के द्वारा, जापान के द्वारा, ठीक है। और जापान के द्वारा ये अभी जो रिसेंटली है 2021 का, 2021 का, तो ये अवार्ड मिला था 2021 का। किसे मिला था? निपेंद्र निपेंद्र मिश्रा को, निपेंद्र मिश्रा को, ठीक है। इससे पहले ये अवार्ड दिया जा चुका है। एक 79 ईयर्स के ओल्ड वो थे, टीचर थे एक्चुअली कर्नाटका में, बेंगलुरु के अंदर। तो वो क्या है, काफ़ी लंबे समय से जापानीज़ जो है बच्चों को पढ़ाते थे, तो उसके लिए इन्हें दिया गया था। और इनका नाम था आई थिंक श्यामलाल गणेश, श्यामलाल गणेश, ठीक है। श्यामलाल आई थिंक श्यामलाल गणेश नाम था उनका, ठीक है। तो 79 ईयर्स के थे, उन्हें दिया था ये जापानीज अवार्ड, ठीक है। और जापान की कैपिटल टोक्यो, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एफडीआई लिमिट्स इन द, जो एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसकी जो लिमिट है इंडिया के अंदर, जो रोड हाईवे एंड रोड कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट्स रहता है वो कितने हैं उसकी। तो देखिए एफडीआई जो है रोड एंड कंस्ट्रक्शन में 100% एफडीआई की प्रोविजन है, अलाउड है कि भाई जो भी रोड सेफ्टी या रोड या हाईवे बन रहा है उसमें 100% प्राइवेट पार्टनरशिप आ सकती है, ठीक है, 100%। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमन, सॉरी सिनेमॉन, सिनेमॉन जो है ये बेसिकली एक प्लांट के किस पार्ट से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है बेसिकली बार्क से। बार्क का मतलब होता है छाल, पेड़ की छाल से। अब एक्चुअली इसको हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको ना समझ में आई है क्या चीज़। इसे कहते हैं दालचीनी, दालचीनी, ठीक है, जो जनरली घरों में क्या है एज अ मसाला, एज अ स्पाइस यूज़ किया जाता है, ठीक है। दालचीनी, दालचीनी को सिने मोन के नाम से मोन कहते हैं, ठीक है। और ये बार जो पेड़ की छाल होती है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, मसाला है बेसिकली। चलिए फिर हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल 301 रिपोर्ट ये रिलीज़ की गई है किसके द्वारा? एक्चुअली दो क्वेश्चंस कंबाइंड हो गए, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देख रहे हैं इतने वाले पार्ट को देख रहे हैं हम सिर्फ अभी, ठीक है। स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ की गई है किसके द्वारा? ये रिलीज़ की गई है यूनाइटेड नेशन, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट में कह लीजिए यूएसटीआर, ठीक है। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है, ठीक है, ठीक है। और इस जो यूएसटीआर जो है ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है या आइडेंटिफाई करता है ट्रेड बिजनेसेस बिटवीन यूएस कंपनीज एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जो पार्ट है आपका सेकंड पार्ट ये कंबाइंड हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 3 मई, एवरी ईयर 3 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और ये प्रोक्लेम किया गया था किसके द्वारा? यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। कब किया गया था? 1993 के अंदर, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल इन कंप्यूटर, डीडीएल जो होता है कंप्यूटर के अंदर, तो इसके अंदर एक और चीज़ होती है एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल ये टर्म भी होता है। तो एसक्यूएल क्या होता है? ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं एसक्यूएल को। तो एसक्यूएल के अंदर जो है डाटा डेफिनेशन, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म की हम बात करें तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कह सकते हैं आप इसे। डाटा डेफिनेशन या डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के नाम से आप कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, DDL इन द एसक्यूएल। और ये क्या करता है? ये एक्चुअली कमांड करता है किसके लिए? जो आपका टेबल बना रहे हैं आप, मॉडिफाई करना है टेबल के अंदर, उसके अंदर कुछ एडिशन करना है, कुछ करेक्शन करना है, या जो भी कैलकुलेटिव वर्क जो भी है टेबल के अंदर, चार्ट के अंदर, तो इसके थ्रू किया जाता है डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के थ्रू इन एसक्यूएल। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क, डॉन, ठीक है। डायनेमिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क जो है यूजुअली किसके अंदर, किस जनरेशन के अंदर आता है? ये 5G जनरेशन, जो ही 5G जनरेशन, अभी क्या हमारे देश में जो 4G नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, ये 5G जनरेशन जो है ये
बहुत जल्दी देश में भी लागू हो जाएगा। तो ये जो 5G जनरेशन के अंदर आता है डायनेमिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि विच स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। जो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है उज्ज्वला, ठीक है। ये उज्ज्वला वो वाला उज्ज्वला नहीं है कि जिसमें गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा था, ये दूसरा वाला उज्ज्वला स्कीम है। और इसे लॉन्च किया था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी, ठीक है। तो उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो है विक्टिम्स को प्रिवेंशन दी जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो ये थे अभी तक के हमारे जो 26 आई थिंक, हाँ 26 सेट है हमारा जो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर में थे, हमने फटाफट कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।